Hello dear students, in this lecture we will discuss the another essential element of a valid contract, that is acceptance. We have already discussed the offer. Offer को हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफर क्या होता है, उसके लीगल रूल्स क्या क्या हैं. अब एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि एग्रीमेंट होना इज मस्ट. एग्रीमेंट कैसे होगा? व्हेनेवर एग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी एक ऑफर होगा, ऑफर के साथ जब उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी तब वो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बन जाएगा. सो आज के इस लेक्चर में हम उसी एक्सेप्टेंस को डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है और एक लीगल एक्सेप्टेंस हम किसको बोलेंगे, या एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है जो कि बाइंडिंग होंगे, एग्रीमेंट को बाइंडिंग बनाएगा दोनों पार्टीज पे. सो व्हाट इज एन एक्सेप्टेंस? द क्वेश्चन कम्स. सो एक्सेप्टेंस एज द नेम सजेस्ट, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी चीज पे हमारा अप्रूवल देना. लेकिन जहां तक लॉ की बात आती है, एग्रीमेंट की बात आती है, तो वहां एक्सेप्टेंस का मतलब है किसी ऑफर पे अगर कोई पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है, अपना अप्रूवल दे देता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू लॉ. सो acceptance is the act of assenting by the offeree to an offer. यानी जब ऑफरी कौन है? टू whom the offer is given, यानी जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वही पर्सन, यानी वो ऑफरी जो है, जब उस ऑफर पे अपना एसेंट दे देता है, उस ऑफर पे अपना अप्रूवल दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर बन जाएगा. A contract emerges from the acceptance of an offer. और कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज ही कहाँ से होंगे? किसी ऑफर के एक्सेप्टेंस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज होते हैं. क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगी तो वो तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा. जब वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन पाएगा? अब बात आती है, जो एक्सेप्टेंस है वो दो तरह के हो सकते हैं. जैसे हमने ऑफर के टाइप्स देखे थे, लाइक एक्सप्रेस्ड ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, जनरल, स्पेसिफिक, इन चारों को हमने डिस्कस किया था. उसी तरह से जो एक्सेप्टेंस है उसके भी दो टाइप होते हैं. वन इज एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस एंड सेकंड इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जब भी किसी ऑफर के प्रति ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करके दे, चाहे वर्ड्स बाय वर्ड स्पोकन दे या रिटन में दे, चाहे लेटर लिख के, ईमेल लिख के, व्हाट्सएप करके, टेक्स्ट मैसेज भेज के, या फेस टू फेस एक्सप्रेस करके, तो जब भी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड मोड में बाय वर्ड स्पोकन और रिटन दिया जाएगा, देन सच काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इज नोन एज एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस. देन सेकंड इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. सो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस इसका ऑपोजिट हो गया, जहां पे कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा बट फिर भी ये माना जा रहा है कि इस ऑफर के प्रति एक्सेप्टेंस मिल गया है. तो ऐसे इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस जहां पे हम गेस्चर्स के थ्रू, कुछ साइंस के थ्रू ये अज्यूम करते हैं कि ऑफर जो है वो एक्सेप्टेड है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. हमने ऑक्शन सेल, आप लोगों ने अगर देखी है या फिर हम मूवीज में तो जरूर देखी होगी. ऑक्शन सेल के केस में क्या होता है, जब भी ऑक्शन होती है तो देयर इज ऑक्शनियर, जो ऑक्शन ले रहा होता है, जिसको इनिशिएट करता है, वो सारी उसको ऑर्गेनाइज करता है प्रोसीडिंग्स को, एंड कुछ सामने लोग बैठे होते हैं जो बोली लगाएंगे. तो अब होता क्या है, जो ऑक्शन लेने वाला है, जो वो क्या करेगा, जो सामने जितने भी बिडर बैठे हैं, तो जिसने भी हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट बिडर है, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, तो ऑक्शनियर क्या करेगा, टेबल पे 3 बार हैमर दबाता है, ऐसे प्रेस करता है, 1 2 3, ऐसे ठक ठक की आवाज आएगी और 1 2 3 करके. तो इसका मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बिडर का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है ऑक्शन सेल के अंदर. तो ये एक एग्जाम्पल था इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का, जहां पे दोनों ही पार्टीज ने बोला नहीं है, ना ही जो ऑक्शन लेने वाला है, ऑक्शनियर जो है, उसने ऑफर किस तरह से एक्सेप्ट किया. क्योंकि हमेशा से यही होता रहा है कि जैसे ही वो हैमर बजाई जाएगी 3 बार, जैसे ही तीसरी बार बजते ही क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर बिडर का ऑफर जो है ऑक्शनियर एक्सेप्ट कर लेगा. वहां पे ये नहीं बोला जाता कि ओके वी एक्सेप्ट योर ऑफर फॉर ₹25,000. मान लो कि 25,000 की सबसे मैक्सिमम बिडिंग हुई, तो वो उसने तो सिर्फ हैमर बजाया और ऑफर एक्सेप्ट हो गया. दिस इज द एग्जांपल ऑफ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. सो
अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ कह रहा है कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है एज वेल एज इट कैन बी implied. Then the question comes, what are the legal rules of acceptance? Like we have already done the legal rules of offer. So here we are going to discuss those legal rules about the acceptance or the essential elements of an acceptance, of a valid acceptance. So the first rule is it must be absolute and unqualified, which means that the acceptance must conform with the offer. यानी जो एक्सेप्टेंस है वो ऑफर के साथ मैच करनी चाहिए, जैसा ऑफर दिया गया है एक्सेप्टेंस भी सेम वैसे ही होनी चाहिए. लाइक आपको ऑफर दिया गया था कि विल यू परचेज माई कार फॉर रुपीज 2 lakhs, कि आप मेरी कार को 2 लाख रुपए में परचेज करोगे. दिस वॉज एन ऑफर. आपने एक्सेप्ट किया, आपने कहा यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर बट आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर रुपीज 1,50,000. तो यहाँ पे क्या है, जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो उस ऑफर की वैल्यू से मैच नहीं कर रही, उस ऑफर से मैच नहीं कर रही है, तो जो एक्सेप्टेंस है वो वैलिड नहीं माना जाएगा. सो टू बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, द एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड. अनक्वालिफाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के. जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर में दी गई है सेम उसी टर्म्स के साथ आपको ऑफर को उन्हीं टर्म्स के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा. आप एक्स्ट्रा कोई भी अपनी तरफ से एड ऑन नहीं कर सकते. अगर आप एड ऑन करते हो तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा इन द आइज ऑफ लॉ. देन नेक्स्ट एसेंशियल है एक्सेप्टेंस का, दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. यानी जो एक्सेप्टेंस है वो भी, उसका भी कम्युनिकेशन जरूरी है. जैसा हमने ऑफर में देखा था दैट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एज वेल एज द एक्सेप्टेंस इज मस्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों का कम्युनिकेशन होना भी बहुत एसेंशियल है. अब क्योंकि ऑफर के कम्युनिकेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब एक्सेप्टेंस, मान लो कि आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया कि आप मेरी गाड़ी को 2 लाख रुपए में परचेज करने को रेडी भी हैं, लेकिन ये बात आपने मन मन में ही सोच ली कि ओके ठीक है, मैं मैम की गाड़ी जो है वो परचेज कर लूंगी. आपने ये चीज मुझे बताई नहीं. नेक्स्ट डे जब आप मेरे से मिलते हो और आप मुझसे कहते हो मैम लाओ वो गाड़ी कहाँ है, तो मैं बोलूंगी कौन सी गाड़ी, वो तो मैंने किसी और को सेल कर दी. तो आप बोलोगे मैम आपका ऑफर तो मैंने एक्सेप्ट किया था, आप किसी और को कैसे सेल कर सकते हो. उस केस में आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो एक्सेप्टेंस थी वो मेरे तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी. आपने इस बात की इन्फॉर्मेशन मुझे दी ही नहीं थी, आपने वो एक्सेप्टेंस मेरे तक नहीं पहुंचाया था. तो बिना कम्युनिकेशन के वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. इसी वजह से दोनों पार्टीज के बीच में कार को लेकर एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, और एग्रीमेंट नहीं हो सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन सकता. The next है the acceptance must be according to the mode prescribed और usual और reasonable mode. जो acceptance है वो उसी मोड में, उसी मीडियम में दी जानी चाहिए जिस मीडियम में देने के लिए आप एक्सेप्टेंस देने के लिए आपको ऑफरर ने बोला है. यानी ऑफरर ने जब आपको ऑफर दिया था उसने क्लियर कट कहा था कि अगर आपको मेरा ऑफर एक्सेप्टेड है तो प्लीज रिप्लाई मी वाया ईमेल, कि आप ईमेल के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस दें. इसका मतलब साफ है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ ईमेल के मोड से ही दे सकते हो. आप मान लो कि कोई और दूसरा मोड यूज करते हो, आप व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करते हो या टेक्स्ट मैसेज डायरेक्ट करते हो, तो हो सकता है उसने नहीं भी पढ़ा हो, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. यानी कि जहां कहीं पे भी अगर ऑफरर आपको मोड प्रेस्क्राइब करके दे रहा है कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस इसी मोड में देनी है, तो आपका एक्सेप्टेंस सेम उसी मोड में होना चाहिए. सेकेंड चीज, अगर ऑफरर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, यानी आपको कोई मोड प्रेस्क्राइब किया ही नहीं, उस केस में आप एक्सेप्टेंस कैसे दोगे, ये बड़ा क्वेश्चन है. तो उस केस में आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो रीजनेबल मोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. रीजनेबल मोड इन द लॉ इज द मैटर ऑफ फैक्ट एंड टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट. यानी आप लॉ के अंदर जहां पे भी ये रीजनेबल वर्ड देखेंगे, आपको ये 2 लाइन तो लिखनी है, that the reasonable mode is a matter of fact and it is to be decided by court, और ये कोर्ट डिसाइड करता है. अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या मतलब होता है रीजनेबल मोड का. रीजनेबल मोड का मतलब इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं कि ऑफरर ने आपको ऑफर दिया था कि आप कार परचेज करेंगे मेरी 2 लाख रुपए में, और आप उसने कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं किया था,
तो रीजनेबल मोड ये रहेगा कि आप किसी तरह से अपना जो कम्युनिकेशन है, अपना एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो ऑफरर तक पहुंचा दे, यानी ऑफरर तक आप ये बात पहुंचा दे किसी भी तरह से, उस तक ये बात आ जानी चाहिए कि आपका ऑफर हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब चाहे अगर आपको लग रहा है कि वो मोबाइल फोन यूज नहीं करता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो मैसेज कभी देखता ही नहीं है, वो व्हाट्सएप उसके फोन में रहता ही नहीं, एंड यू नो इट, उस केस में व्हाट्सएप पे मैसेज करना वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज रीजनेबल मोड। तो रीजनेबल मोड का मतलब हो गया, अब जहां पे भी कहीं प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो ये मैटर ऑफ फैक्ट बन के कोर्ट इसको डिसाइड करता है कि क्या चीज रीजनेबल मोड मानी जाएगी या क्या नहीं मानी जाएगी। कुल मिला के बात जो है वो ऑफरर तक, यानी आपका एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरर तक पहुंच जाना चाहिए। Then third is the acceptance must be fourth is the acceptance cannot precede an offer, यानी acceptance कभी भी ऑफर से पहले नहीं दिया जा सकता। ये ऑफर से पहले कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ऑफर दिया जाएगा आप तभी तो एक्सेप्टेंस दोगे। अब मैम ये तो ऑब्वियस सी चीज है, इसमें बताने लायक चीज है क्या? ऑब्वियसली ये ऑफर आएगा तभी तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अब क्योंकि लॉ तो हर चीज को डिटेल में लेके चलती है, क्योंकि छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो अराइज हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी ने क्या किया, जब उसने कंपनी ने कुछ शेयर्स इश्यू किए, उसके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो ऑफर नहीं होते, दे आर जस्ट इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। यानी जब भी कंपनीज अपने शेयर्स के लिए एडवर्टीजमेंट निकालती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट में कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि आप हमें ऑफर दो। अब जब हम एप्लीकेशन लगाएंगे उनके लिए, उन शेयर्स को परचेज करने के लिए, वो क्या है? वो ऑफर है। अब 10 जनों ने एप्लीकेशन लगाई, उसमें से कंपनी कई बार 2 का ही एक्सेप्ट करती है, यानी हम कहते हैं ना कि 2 को ही शेयर अलॉट हुए हैं या 4 को ही अलॉट हुए हैं, कई बार अलॉट नहीं भी होते। इसका मतलब कुछ लोगों का ऑफर एक्सेप्ट करती है कंपनी, कुछ का नहीं करती। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि एक बार एक कंपनी ने शेयर अलॉट किए। अब जब शेयर अलॉट करने की बारी आई तो सेम नाम के 2 पर्सन थे। तो जैसे मान लेते हैं कि 2 पर्सन थे सेम नाम के। अब उसमें से गलती से जिस पर्सन ने शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई ही नहीं थी, कंपनी बाय मिस्टेक उस पर्सन को शेयर अलॉट कर देती है फॉर एग्जाम्पल। अब हुआ क्या, क्योंकि वो जो कंपनी ने गलत अलॉटमेंट किया ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं माना जाएगा, लेकिन जिस पर्सन को गलती से शेयर अलॉट किए गए, जैसे ही शेयर अलॉट हुए उसने अब उस कंपनी के शेयर, वही सेम शेयर परचेज करने के लिए अब एप्लीकेशन लगा दी। यानी अब आप देखिए, कंपनी उसको उसी पर्सन को गलती से शेयर अलॉट कर रही है जिसने एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ही कंपनी उस गलत पर्सन को शेयर अलॉट कर देती है, यानी मुझे शेयर अलॉट कर दिए, मैंने एप्लीकेशन लगाई ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुझे शेयर मिले मैंने क्या कर दिया, एक एप्लीकेशन और लगा दी वही सेम शेयर परचेज करने के लिए। तो जो वो मेरा प्रीवियस अलॉटमेंट था उन शेयर्स का, वो कैंसिल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो कभी भी ऑफर से पहले नहीं आ सकती। यानी मैंने कंपनी में एप्लीकेशन तो बाद में लगाई, कंपनी में ऑफर तो मैंने बाद में दिया, जबकि अलॉटमेंट मुझे पहले हो गया था। जो पहला अलॉटमेंट है, जो एक्सेप्टेंस कंपनी दे रही है, वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि एप्लीकेशन लगाए बिना कंपनी आपको अलॉटमेंट भी नहीं दे सकती। The next is the acceptance must be given by the party or parties to whom the offer is made. जिन पार्टीज को ऑफर दिया जा रहा है वही पार्टीज जो है उन ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, उसके अलावा कोई दूसरी पार्टी उनके बिहाफ पे वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कार को बेचने का जो भी था, जो ऑफर था वो किसी एक्स पर्सन को दिया। वाई जो है वो उस एक्स का फ्रेंड है, तो वाई उसके बिहाफ पे मुझे आके बोल जाता है कि हाँ एक्स को आपका ऑफर एक्सेप्टेड है, या फिर मुझे आपका ऑफर एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा वैलिड नहीं माना जाएगा अनटिल अनलेस जो दूसरा पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो उसका बिजनेस एजेंट ना हो। क्योंकि एजेंट के केस में हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल कौन होते हैं? जिसके बिहाफ पे एजेंट काम करता है, तो एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ काम कर सकता है जो प्रिंसिपल ने अथोराइज किए हुए होते हैं। देन नेक्स्ट इज, यानी इस पॉइंट का मतलब कुल मिला के हो गया कि ऑफर का एक्सेप्टेंस वही देगा जिसे ऑफर दिया गया है।
then it must be given before the offer lapses or before the offer is withdrawn. यानी एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर के खत्म होने से पहले पहले दी जानी चाहिए। यानी मैंने जो ऑफर निकाला था वो 4 डेज के लिए था, अब 4 डेज के बाद मेरा ऑफर खत्म हो जाएगा या 4 डेज के बाद मैं ऑफर को विड्रॉ कर लूंगी। विड्रॉ करने के बाद आप मेरे पास आते हो, मैम गाड़ी चाहिए, मुझे आपकी गाड़ी 2 लाख रुपए में, एक्सेप्ट करता हूँ मैं आपका ऑफर। वो ऑफर वैलिड नहीं होगा क्योंकि आपने ऑफर मेरे वापस मैंने यानी जैसे मैंने ऑफर विड्रॉ किया उसके बाद में आपने एक्सेप्टेंस दी, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले या ऑफरर के ऑफर विड्रॉ करने से पहले पहले दे दी जानी चाहिए। यानी ऑफरर ने कहा था आपको मेरा ऑफर अगर एक्सेप्टेड है तो 2 दिन के अंदर रिप्लाई करो, आपने 2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो टाइम पीरियड खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म होने से वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माने जाएंगे। देन द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस, यानी साइलेंस से एक्सेप्टेंस हम इम्प्लाई नहीं कर सकते। यानी कोई जना चुप रहता है, आपने किसी लड़की को प्रपोजल दिया और वो चुप रह गई और आपको लगा कि अरे वाह इसकी तो हाँ है, ऐसा नहीं होगा। हम कभी भी एक्सेप्टेंस को साइलेंस से इम्प्लाई नहीं कर सकते, ये रूल है। सो दीज आर द रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, या हम कह सकते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा दिमाग लगा के समझने वाला टॉपिक है क्योंकि इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान से सुने, इम्पॉर्टेंट है ये। तो फर्स्ट आता है, पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है जब भी हम किसी पर्सन को ऑफर दे रहे हैं, किसी भी पर्सन को जब मैं ऑफर दे रही हूँ, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब हो गया कि जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में वो बात आ जाना, उसकी नॉलेज में वो ऑफर आ जाना, यानी उसको जैसे ही पता लगता है, इसका मतलब हो गया कि मेरी तरफ से ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया है। सो दिस इज द कम्युनिकेशन। सेम वैसे ही जब कोई पर्सन अपनी एक्सेप्टेंस देता है तो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी जरूरी है, मन मन में आप एक्सेप्टेंस या ऑफर नहीं दे सकते हो, तो दोनों का कम्युनिकेशन जरूरी है। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है कि वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाए। अब ये जो कंप्लीट कब माना जाए, जो टाइम पीरियड वाला एलिमेंट है, अभी तो क्या हो गया है कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो बहुत मॉडर्न हो गई है, हम आजकल ऑनलाइन सब काम करते हैं, इंस्टेंट कम्युनिकेशन होता है किसी भी चीज का। आप कोई ऑफर देते हैं, आप मेल भेज सकते हैं तो इंस्टेंटली सामने वाली पार्टी को मिल जाता है, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना था उस समय तो ऐसा कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। तो वहां पे तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसे दिए जाते थे? लेटर के थ्रू भेजे जाते थे। तो लेटर में क्या होता है कि मैं अगर आज लेटर पोस्ट कर रही हूँ मेरे ऑफर का, वो 4 दिन के बाद आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे बात आ जाती है टाइम पीरियड की कि किस टाइम पे जो कम्युनिकेशन है ऑफर का या एक्सेप्टेंस का वो कंप्लीट कब माना जाएगा, वो चीजें हमें देखनी है। क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि जब मैंने लेटर लिखा तब मेरा ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, या जब वो लेटर ऑफरर के हाथ मैंने पोस्ट किया तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, या फिर वो ऑफरी के हाथ में लेटर आ गया तब कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, या फिर उसने लेटर खोल के पढ़ लिया तब कंप्लीट हुआ। तो वैसे ही सेम एक्सेप्टेंस के लिए कि आपने एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। सो दीज आर सम इश्यूज व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड इन द लॉ, क्योंकि इश्यूज तब उठते हैं जब मान लेते हैं कि मैंने आपको ऑफर दिया, ऑफर तो मैंने दे दिया लेकिन ऑफर देने के बाद मेरा मन बदल गया, अब मैं अपनी गाड़ी सेल नहीं करना चाहती, मुझे लगता है यार बहुत अच्छी गाड़ी थी, मैं क्यों इसको बेच रही हूँ, फालतू में मैं नई कार लूंगी और मुझे और ऊपर से पैसा लगाना पड़ेगा। तो मेरा मन बदल गया, अब मैं अपने ऑफर को विड्रॉ करना चाहती हूँ। तो वो विड्रॉल जो है ऑफर का वो कब तक मैं कर सकती हूँ, कौन से टाइम पीरियड तक मैं वो अपना ऑफर वापस ले सकती हूँ। इसी तरह से आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एक बार तो मेरा कि हाँ हमें गाड़ी परचेज करनी है, बाद में आपका भी मन बदल सकता है, आपको लग सकता है कि नहीं यार ये गाड़ी तो चाहिए ही नहीं थी, मैम को फालतू यहाँ भर दी। अब उस केस में क्या होगा, आप अपना एक्सेप्टेंस कब तक वापस ले सकते हो,
ये सारी चीजें डिस्कस करने की हमें जरूरत है, इसीलिए हम कम्युनिकेशन के इस टॉपिक को अलग से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, यानी ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, यानी कब हम मान लेंगे कि ऑफर जो है भेज दिया गया है, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। सो ये हमारा जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका सेक्शन 4 ये कहता है दैट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। यानी ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाएगा when it comes to the knowledge of the person to whom the offer is made। जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है उसकी नॉलेज में जब वो ऑफर आ जाएगा, जैसे ही उसकी नॉलेज में आ जाएगा, यानी जैसे ही ऑफरी को पता चल लग जाएगा ऑफर का, उसी टाइम ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी मैंने आपको एक लेटर लिखा 15th ऑफ सितंबर, आज 15th ऑफ सितंबर को मैंने आपको एक ऑफर दिया लेटर लिख के, वो लेटर आपको पहुंचता है 17th ऑफ सितंबर को। अब 17th को जैसे ही आपने वो लेटर पढ़ा, जिस दिन पढ़ा है यानी 17 को आपने पढ़ा, तो वो ऑफर का कम्युनिकेशन 17 को कंप्लीट होगा, ना कि 15 को। ये तो बात होगी ऑफर के कम्युनिकेशन की। सेकंड बात आती है अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, यानी मैंने ऑफर भेज दिया, 17 को आपने वो ऑफर पढ़ लिया, अब आपने रात भर सोचा, मन बनाया कि चलो ठीक है मैम की कार परचेज कर लेते हैं। आपने 18 को एक लेटर लिखा एक्सेप्टेंस का कि ओके मैम आई एम रेडी टू एक्सेप्ट योर ऑफर। वो लेटर आपने 18 को लिखा और 18 को लिखते ही आपने जाके पोस्ट करा दिया था, यानी 18 को आपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया। अब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गया, इसको हम दो हेडिंग्स में पढ़ेंगे। वो दो हेडिंग्स कौन सी है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द ऑफरर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, हम इसको दो हेडिंग में क्यों पढ़ रहे हैं मैम? ऑफर तो हमने एक ही हेडिंग में पढ़ा कि जैसे ही ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब एक्सेप्टर के हाथ में वो चीज आ जाएगी, वो लेटर आ जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन के केस में भी तो ऐसा बोल सकते थे मैम कि जैसे ही वो लेटर ऑफरर को मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं दो हेडिंग्स की, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को दो हेडिंग में देख रहे हैं, अगेंस्ट द एक्सेप्टर, अगेंस्ट द प्रपोजर या ऑफरर। अब ये क्या है, इसका लिंक है एक अगले टॉपिक से। अगला टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन का मतलब है किस टाइम पीरियड तक आप ऑफर को वापस ले सकते हो या किस टाइम पीरियड तक आप अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो या वापस ले सकते हो। तो इस रेवोकेशन का लिंक बैठता है इस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से। यानी एक ऑफरर अपना ऑफर तब तक वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यानी ऑफरर अपना ऑफर तब वापस ले सकता है, किस समय से पहले वापस ले सकता है, जब तक कि उस ऑफर का एक्सेप्टेंस ऑफरर के अगेंस्ट ही कंप्लीट ना हो जाए, उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकता है। ठीक है, उसी तरह से सेम बात आती है कि एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस को रिवोक तब तक कर सकता है जब तक कि जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन है वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट ना हो जाए। जैसे एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकता। अब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है मैम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा इसमें। एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों चीजों को, रेवोकेशन को भी यही समझ लेते हैं और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को यही समझते हैं। सपोज जो मैंने लेटर आपको, यानी जो मैंने ऑफर आपको दिया था, वो ऑफर कौन सी डेट को मैंने पोस्ट किया था, मैं 15 को मैंने पोस्ट किया, 18 को वो लेटर आपके पास पहुंचा, ऑफर वाला लेटर आपके पास 18 सितंबर को पहुंचा। अब आपने 19th ऑफ सितंबर को एक एक्सेप्टेंस का लेटर मुझे लिखा, 19 को वो लेटर लिखा कि मैम हमें आपका ऑफर एक्सेप्टेड है। 19 को जब वो लेटर लिखा, वो मिला मुझे 21 ऑफ सितंबर को। तो 4 डेट आपको याद रखनी है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 15 सितंबर से। 15 सितंबर को ऑफर दिया गया, वो ऑफर पहुंचा कब ऑफरी के पास? 17 को। 19 को वापस एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया गया, वो एक्सेप्टेंस ऑफरर के पास कब पहुंचा? 21 को। यानी आपने मुझे वापस एक्सेप्टेंस जो भेजी थी, वो भेजी तो कब थी? 19 को।
लिखा लेटर, पोस्ट किया, मेरे पास 21 तक आए। अब यहाँ पे हमें देखना है जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट होगा एज अगेंस्ट द प्रपोजर, मेरे अगेंस्ट, यानी इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना ऑफर नहीं ले पाऊंगी। अगेंस्ट का मतलब ये हो गया। तो जैसे ही वो लेटर मैंने पढ़ा, मुझ तक मिल गया, ऑफरर ने वो देख लिया। हम फिर से देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस is complete against the proposer when it is put into a course of transmission। मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? सबसे पहले ऑफरर के अगेंस्ट। ध्यान रखना, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, जैसे ही आप वो लेटर पोस्ट कर देते हो, 19 को आपने पोस्ट किया ना, मेरे अगेंस्ट उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, यानी आपके फायदे की बात है। अब मैं अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकती, यानी जैसे ही एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस का लेटर ट्रांसमिशन में डाल देता है, यानी पोस्ट कर देता है, अब ऑफरर कुछ नहीं कर सकता, यानी ऑफरर अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। एक चीज समझ आई? अब सेकंड देखते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब कंप्लीट होगा। यानी जैसे वो लेटर मुझे मिला, दैट इज ऑन 21st, मैंने वो पढ़ लिया कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है अपनी और ऑफरर ने वो पढ़ ली है। जैसे ही मैं उस लेटर को पढ़ लूंगी, जैसे मेरी नॉलेज में, मेरे पास वो लेटर आ जाएगा, मेरी नॉलेज में वो बात आ जाएगी, तब अब इस समय आपके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया? ऑफरर के अगेंस्ट। इसका मतलब सॉरी, एक्सेप्टर के अगेंस्ट। आप तो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर के अगेंस्ट वो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब ऑफरर के नॉलेज के हाथ में वो एक्सेप्टेंस का लेटर आ जाएगा। यानी अब एक्सेप्टर अगर चाहे तो अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकता था। जैसे मेरे हाथ में, यानी 21st को जैसे वो लेटर आ गया, उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते अपना एक्सेप्टेंस। यानी आप 19 को लेटर लिखा तो आप 20 का आपके पास टाइम था, आप अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकते थे। 21 को मेरे पास लेटर मिल गया, अब आप अपना एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकते। सो ये चीजें हैं कि कैसे कम्युनिकेशन ऑफर का और जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा। देन रेवोकेशन का हमने अब टाइम देख ही लिया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टाइम फॉर रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि ऑफरर अपना ऑफर कब तक वापस ले सकता है? जब तक कि, फिर से रिपीट करती हूँ, a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer। प्रपोजर के अगेंस्ट जब तक कि वो एक्सेप्टेंस नहीं पूरी हो जाती, तब तक तो अपना ऑफर, यानी कुल मिला के बात है कि जैसे वो लेटर पोस्ट कर देगा, आपने एक्सेप्टेंस का लेटर जैसे पोस्ट किया, मेरे अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया और अब मैं ऑफर वापस नहीं ले सकती। जैसे वो लेटर एक्सेप्टेंस का मेरे हाथ में आ गया, अब आप एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकते। ये चीज थी। अब लास्ट टॉपिक हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में लेंगे, दैट इज व्हेन डज एन ऑफर कम टू एन एंड। यानी एक ऑफर खत्म कब माना जाएगा, उसका एंड कब हो जाएगा। तो जो ऑफर है, इट मे कम टू एन एंड बाय रेवोकेशन और रिजेक्शन। दो तरीके होते हैं, चाहे तो ऑफर को वापस ले लिया आपने, या फिर ऑफर को ऑफर ने रिजेक्ट कर दिया। दो वे होते हैं जिसकी वजह से ऑफर जो है हमेशा के लिए खत्म माना जाएगा। फर्स्ट हम देखते हैं बाय रेवोकेशन ऑफ ऑफर। सो रेवोकेशन में भी बहुत सारे मोड्स हैं जिसको हम देखेंगे। तो फर्स्ट है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द ऑफरर, यानी ऑफरर ने खुद ने ही एक लेटर लिख के, जब मैंने ऑफर दिया था विल यू परचेज माई कार, लेटर लिखा था, अब वापस मैं लेटर लिख रही हूँ दैट आई एम नॉट रेडी टू सेल माई कार, कि मैं अपना ऑफर जो है वो विड्रॉ कर रही हूँ, वापस ले रही हूँ। तो जैसे मैंने नोटिस दे दिया आपको, उस नोटिस को कम्युनिकेट कर दिया आपकी ओर, तो ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा। देन सेकंड इज बाय लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि जितने टाइम पीरियड में मैंने आपको बोला था कि आप एक्सेप्ट कर लो, चाहे 4 दिन का मैंने आपको टाइम दिया था कि 4 डेज में आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, मेरे ऑफर को 4 दिन के अंदर अंदर मुझे बता देना। आपने 4 दिन के अंदर बताया नहीं, मेरा ऑफर लैप्स ऑफ टाइम की वजह से खत्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट है बाय नॉन फुलफिलमेंट बाय द ऑफरी ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। यानी ऑफरर ने जब ऑफर दिया था उसके साथ कुछ कंडीशंस भी दी थी, लेकिन जो एक्सेप्टर है वो उन सारी कंडीशंस को पूरा नहीं करना चाह रहा, या उसने उन कंडीशंस को पूरा नहीं किया,
तब भी वो ऑफर क्या हो जाएगा, वो ऑफर खत्म माना जाएगा। देन बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द ऑफरर, या फिर ऑफरर का ऑफर देने के बाद डेथ हो जाती है, तब भी वो ऑफर खत्म माना जाएगा। या फिर इफ अ काउंटर ऑफर इज मेड, काउंटर ऑफर का मतलब ऑफर के बदले में ऑफर देना, यानी आपने एक ऑफर दिया कि कार खरीदोगे 2 लाख में, आपने क्या कहा कि मैम क्या आप अपनी कार 1.5 लाख में मुझे सेल करोगे, यानी आपने जो मेरा ओरिजिनल ऑफर था उसमें कुछ ऑल्टरेशन करके मुझे दोबारा से ऑफर दे दिया, तो जो ओरिजिनल ऑफर है उस केस में वो खत्म माना जाएगा। देन इफ द लॉ इज चेंज्ड, आपने कोई ऑफर दिया था उस समय लॉ कुछ और था, अब लॉ जो है चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी को प्लास्टिक बैग्स बनाने का ऑफर दिया था, अब क्या हुआ, जैसे ही ऑफर दिया लॉ चेंज हो गया, प्लास्टिक बैग्स पे बैन लग गया, तो आप अपना ऑफर जो है वो रिवोक कर लेते हो क्योंकि लॉ चेंज हो गया है। सो ये तो सारे ऑफर के एंड होने के या खत्म होने के तरीके थे बाय रेवोकेशन ऑफ ऑफर से हमने देखा। देन नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ ऑफर, यानी कई बार ऑफर को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है फेस पे कि नहीं चाहिए आपकी गाड़ी, तो वो रिजेक्शन है। तो रिजेक्शन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस में आप बोल के लिख के वापस कह देते हो कि हमें आपका ऑफर एक्सेप्टेड नहीं है। इम्प्लाइड में क्या करते हो कि मैंने आपको कार खरीदने का ऑफर दिया, मुझे पता था आपको कार की जरूरत है, लेकिन मुझे पता चलता है कि आप मेरे ऑफर देने के बाद आपने तो गाड़ी किसी और से परचेज कर ली। दिस इज इम्प्लाइड रिजेक्शन, कि मुझे पता है कि अब वो मेरे से तो गाड़ी परचेज नहीं करेगा। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच एन ऑफर कम टू एन एंड। सो हमने ऑफर और एक्सेप्टेंस के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऑफर में हमने इसके मीनिंग देखा, इसके टाइप्स देखे, देन इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। इसी तरह से एक्सेप्टेंस में इसका मीनिंग, इसके टाइप्स, इसके एसेंशियल या लीगल रूल्स हमने देखे। एंड लास्ट में हमने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लिया। एंड देन हमने चैप्टर को कंक्लूड किया बाय व्हेन डज एन ऑफर कम टू एन एंड, उससे